हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया गया है। अब हम हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं। 7 जनवरी 2035 का हम पेपर कर रहे हैं। तो सॉरी, 2025 का पेपर हम कर रहे हैं। उसमें 124 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। देखो, 125 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप रीड कर लो। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करेक्शन मेजर्स को चेक करता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। देखो, मॉनेटरी मेजर्स मनी सप्लाई या एक्सचेंज रेट्स पे फोकस करते हैं। अब इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं, जो आपकी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जो ये मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है, जिससे इंपोर्ट्स कब होते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिशिएंट है वो इंप्रूव होता है बाय लोअरिंग डोमेस्टिक डिमांड। रिड्यू अब जो आप मनी सप्लाई को जो रिड्यूस करते हैं, ये वाया हाई इंटरेस्ट रेट्स होता है। ये सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, डायरेक्टली बीओपी को इन्फ्लुएंस करता है। अब डीवैल्यूएशन की बात करें, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। डीवैल्यूएशन करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करती है इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, जिससे एक्सपोर्ट्स चीपर होते हैं और इंपोर्ट्स कॉस्टली है, थस इससे बीओपी आपका इंप्रूव होता है। ये एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन एक क्लासिक मॉनेटरी टूल है। अब आगे एक्सचेंज कंट्रोल की बात करें, ये भी मॉनेटरी है। एक्सचेंज कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे लिमिटिंग फॉरेक्स फॉर इंपोर्ट्स। डायरेक्टली ये बीओपी को मैनेज करता है वाया करेंसी फ्लो रेगुलेशन। ये आरबीआई जैसे अथॉरिटीज के अंदर मॉनेटरी मेजर है। और लास्ट में एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज की बात करें, ये फिजिकल है। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज एक फिजिकल मेजर है। इसमें टैक्स पॉलिसी चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है टू मेक एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। ये गवर्नमेंट बजट और टैक्सेशन से रिलेटेड है, नॉट मनी सप्लाई या एक्सचेंज रेट्स। सो ये मॉनेटरी नहीं है। ठीक है जी। आगे 126 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी एग्रीमेंट्स रिस्क प्रोटेक्शन का टूल है। अब इसके डिटेल्स को समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये गलत है। वेजरिंग एग्रीमेंट एक बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, वॉइड है अंडर सेक्शन 30। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स लेजिटिमेट लॉस प्रोटेक्शन के लिए हैं, नॉट स्पेकुलेटिव बेट्स के लिए। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी गलत है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ द्वारा इंपोज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अनजस्ट इनरिचमेंट केसेस हो गए विदाउट म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 68 से 72 तक। इंडेमनिटी एक कंसेंसुअल एग्रीमेंट है, सो क्वासी नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये भी गलत है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, फॉर एग्जांपल इलीगल एग्रीमेंट्स। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड और इन्फोर्सेबल होते हैं अंडर सेक्शन 124, सो वॉइड नहीं होते। और लास्ट में जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी सेक्शन 31 के अंदर है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस स्पेसिफिक इवेंट पे डिपेंड करता है, लाइक लॉस अकरेंस पे। इंडेमनीफायर लॉस को कंपेंसेट करते हैं ओनली इफ लॉस होता है, जिससे ये कॉन्टिंजेंट बन जाता है ऑन एन इवेंट। ठीक है। अब आगे चलती है 127 क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के लिए आइडियल है। इसको मैं बताऊं, देखो, सबसे पहले ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग को रीजनल डिविजन्स पे स्ट्रक्चर करती है, जैसे नॉर्थ साउथ इंडिया हो गया। ये इफेक्टिव है फॉर रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल ये नहीं कर सकती। फिर प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। इसकी अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं, प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के अराउंड स्ट्रक्चर करती है विद डेडिकेटेड टीम्स। ये प्रोडक्ट फोकस के लिए गुड है, लेकिन मल्टीपल मार्केट्स के लिए कोऑर्डिनेशन में स्ट्रगल करती है। तीसरा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग को फंक्शंस पे डिवाइड करती है, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स और रिसर्च। ये सिंपल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, लेकिन डाइवर्स प्रोडक्ट्स और मार्केट्स के लिए ये लेस एडेप्टेबल है। फिर आती है आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो ठीक है आंसर। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल एक्सपर्टाइज और प्रोडक्ट या मार्केट फोकस को कंबाइन करती है सर्टेन ड्यूअल रिपोर्टिंग लाइंस पे। फॉर एग्जांपल, आपके मार्केटिंग और सेल्स हो गए। ये फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन देती है फॉर कंपनीज विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मार्केट्स, जिससे क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन इनेबल होती है और मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बन सकती है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। बेसिकली
ये क्वेश्चन मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग के कंडीशंस को चेक करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। देखो स्कीमिंग हाई प्राइस स्ट्रेटेजी है, इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि मार्केट स्कीमिंग हाई इनिशियल प्राइसेस सेट करती है टू टारगेट अर्ली अडॉप्टर्स विद लो प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स लो कॉस्ट स्ट्रेटेजीज के लिए सूटेबल होते हैं, नॉट स्कीमिंग। जैसे आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग होगी। सेकेंड आता है सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर सिग्नल हाई डिमांड, ये बिल्कुल ठीक है। स्कीमिंग के लिए हाई डिमांड फ्रॉम प्रीमियम सेगमेंट जरूरी है, इंश्योरिंग इनफ बायर्स विलिंग टू पे हाई प्राइसेस। ये अर्ली अडॉप्टर्स के लिए विलिंगनेस टू पे को कैपिटलाइज करती है। तीसरा, हाई इनिशियल प्राइस डस नॉट अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटिटर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाई प्राइस इनिशियली कॉम्पिटिटर्स को डेटर करता है क्योंकि एंट्री बैरियर्स लाइक इनोवेशन या ब्रांड लॉयल्टी बहुत हाई होते हैं। ये स्कीमिंग के प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है इन अर्ली स्टेजेस। चौथा, हाई प्राइस कम्युनिकेट सुपीरियर प्रोडक्ट इमेज, ये बिल्कुल ठीक है। स्कीमिंग का हाई प्राइस प्रीमियम क्वालिटी एक्सक्लूसिविटी का सिग्नल देता है जिससे ब्रांड परसेप्शन इनहेंस होती है। ये स्ट्रेटेजी लग्जरी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन है। अब आगे चलते हैं 129 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन के स्टेप्स को अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, EDCBA। ये टैक्स कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ठीक है जी। सो सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला स्टेप है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, जैसे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम का स्कोप डिफाइन करता है। रेजिडेंट्स का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट का ओनली इंडिया सोर्स्ड इनकम और एनओआर का लिमिटेड फॉरेन इनकम। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। नेक्स्ट, इनकम कंप्यूट करो अंडर 5 हेड्स जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज एज पर रिस्पेक्टिव सेक्शंस। लाइक सेक्शन 15 सैलरी का, 22 प्रॉपर्टी का। हर हेड के स्पेसिफिक रूल्स हैं रिलेटेड टू डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो अप्लाई होते हैं। फिर सी आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 60 से 64 के अंदर स्पाउस, माइनर चाइल्ड या अदर्स का इनकम इंक्लूड करो इफ ट्रांसफर्ड एसेट या इनकम सोर्सेस इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल माइनर्स इनकम अबव अगर 1500 है, ये इंश्योर करती है टैक्स एविजन वाया इनकम शिफ्टिंग ना हो, ठीक है जी। फिर आएगा बी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लॉसेस को एडजस्ट करो विद इन सेम हैंड, यानी इंट्रा हेड सेक्शन 70 या क्रॉस हेड इंटर हेड सेक्शन 71, और अनएब्जॉर्ब लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करो सेक्शन 72 से 74 के अंदर फॉर फ्यूचर ईयर्स। रूल स्पेसिफाई करते हैं कौन से लॉसेस सेट ऑफ होंगे और कौन से कैरी फॉरवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस या कैपिटल लॉस हो सकता है। और फिर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। फाइनली जीटीआई कैलकुलेट करो बाय समिंग इनकम्स फ्रॉम ऑल हेड्स आफ्टर क्लबिंग और लॉस एडजस्टमेंट बिफोर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80C 80D की डिडक्शंस होगी। जीटीआई टैक्सेबल इनकम का बेस है, पोस्ट डिडक्शंस टोटल इनकम बनती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। देखो ये क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस को उनके फॉर्मूलाज के साथ मैच करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये कॉस्ट डेविएशन के एनालिसिस के लिए क्रिटिकल है। सो सबसे पहले ए की बात करें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल कॉस्ट डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है और एक्चुअल कॉस्ट इनकम। फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट एफिशिएंसी का स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। फिर आता है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्राइस रिलेटेड डेविएशन को मेजर करता है कंपेयरिंग स्टैंडर्ड प्राइस यानी जो एक्सपेक्टेड प्राइस पर यूनिट है विद एक्चुअल प्राइस पेड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये शोज करता है वेदर मटेरियल सस्ते या महंगे खरीदे गए हैं, ठीक है जी। फिर सी, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी रिलेटेड डेविएशन को मेजर करता है कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी एक्सपेक्टेड फॉर एक्चुअल आउटपुट विद एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। फॉर्मूला की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये मटेरियल वेस्टेज या एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। और डी आता है डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस
मटेरियल मिक्स के चेंजेस को मेजर करता है, कंपेयर करता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसे एडजस्ट किया जाता है एक्चुअल टोटल क्वांटिटी से विद एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अगर एग्जाम फॉर्मूला बताऊं, स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये मल्टी मटेरियल प्रोडक्शन में मिक्स प्रोपोर्शंस के इंपैक्ट को एनालाइज करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। देखो रीड कर लो, स्टेटमेंट आपको गिवन है। ये क्वेश्चन अगेन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के यूनिलेटरल रिलीफ प्रोविजंस को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 सेक्शन 91। ये डबल टैक्सेशन से बचाने का क्रिटिकल टूल है। देखो सेक्शन 91 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ प्रोवाइड करता है जब एक इंडियन रेजिडेंट फॉरेन इनकम अर्न करता है इन अ कंट्री जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। ये सेक्शन अलाउ करता है टैक्स क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्सेस पेड ऑन दैट इनकम subject to conditions like income being taxed in both countries or credit not exceeding Indian tax liability on that income। ये इंश्योर करता है कि इंडियन रेजिडेंट को सेम इनकम पे 2 बार हैवी टैक्स ना देना पड़े जिससे ग्लोबल बिजनेस प्रमोट होता है। अब दूसरी ऑप्शंस की बात करें तो जो सेक्शन 90 है ये गलत है, ये बाइलेटरल रिलीफ के लिए है, कवरिंग टैक्स रिलीफ अंडर DTAA विद द कंट्रीज वेयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स डिफाइन टैक्स क्रेडिट्स या एग्जम्पशन। अनलाइक सेक्शन 91 ये DTAA बाउंड है, नॉट यूनिलेटरल। फिर सेक्शन 89 की बात करें, ये सैलरी एरियर्स के रिलीफ के लिए, अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू स्प्रेड टैक्स लायबिलिटी ऑन बैकडेटेड सैलरी पेमेंट्स, कंप्लीटली अनरिलेटेड है टू फॉरेन इनकम टैक्सेशन। सेक्शन 92 की बात करें, ये भी गलत है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस को कवर करता है, डिफाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, नॉट डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं 132 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विसेज को चेक करता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। ये एक्सपोर्टर्स के लिए सपोर्टिव रोल हाईलाइट करता है। सो इसको डिटेल में करते हैं। देखो सबसे पहला एक्सपोर्ट फैसिलेशन, ये गलत है। एक्सपोर्ट फैसिलेशन एक्सिम बैंक का कोर फंक्शन है इन्वॉल्विंग डायरेक्ट फाइनेंसिंग, क्रेडिट गारंटीज और ट्रेड सपोर्ट टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स। ये फाउंडेशनल एक्टिविटी है, नॉट अ डिस्टिंक्ट वैल्यू एडेड सर्विस जो सप्लीमेंट्री रोल्स को रेफर करता है। फिर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, ये भी गलत है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग या एडवाइजरी सर्विसेज का पार्ट है वेयर एक्सिम बैंक हेल्प करता है एक्सपोर्टर्स को डेवलप करने में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स थ्रू लोन्स या टेक्निकल सपोर्ट्स। ये कोर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, नॉट स्पेसिफिकली वैल्यू एडेड है। फिर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स की बात करें, ये ठीक है, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करती हैं एक्सपोर्टर्स को जिससे मार्केट अंडरस्टैंडिंग और उनकी स्किल्स इनहेंस होती हैं। ये एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स, कंप्लायंस और स्ट्रेटजीज सिखाते हैं बियॉन्ड कोर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब लास्ट की बात करें एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये गलत है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्सिम बैंक का कोर एक्टिविटी है इन्वॉल्विंग प्रमोशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू ट्रेड फेयर्स, बायर सेलर मीट्स या ब्रांडिंग सपोर्ट। ये प्राइमरी फंक्शन है, नॉट अ सप्लीमेंट्री वैल्यू एडेड सर्विस। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स को इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 BCDEA। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कोर फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आएगा फ्री ट्रेड एरिया यानी बी। फ्री ट्रेड एरिया की बात करूं, फ्री ट्रेड एरिया सबसे बेसिक लेवल है जहां मेंबर्स कंट्रीज आपस में टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करते हैं लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसीज रखते हैं। मिनिमल इंटीग्रेशन, फोकस्ड ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन, नो कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसीज इसके मेन फीचर्स हैं। फिर सीआई का कस्टम यूनियन एफटीए से एक स्टेप आगे है जहां मेंबर्स नॉट ओनली एलिमिनेट करते हैं इंटरनल टैरिफ्स को बट आल्सो अडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ सीईटी ऑन नॉन मेंबर्स। ये कोऑर्डिनेटेड ट्रेड पॉलिसी बनाता है जिससे इंटीग्रेशन इंक्रीज होती है वाया यूनिफाइड एक्सटर्नल ट्रेड स्टैंड्स। फिर आएगी कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट कस्टम यूनियन को एक्सटेंड करती है बाय अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर्स बिसाइड्स फ्री ट्रेड या ट्रेड और सीईटी। ये डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देता है जिससे रिसोर्स मोबिलिटी बढ़ती है। फिर ईआई का इकोनॉमिक यूनियन कॉमन मार्केट से आगे जाता है बाय एडिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे मॉनेटरी, फिस्कल, टैक्सेशन अमंग मेंबर्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक अलाइनमेंट बनाता है रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट पॉलिसी हार्मोनाइजेशन। और लास्ट में आता है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन हाईएस्ट लेवल है जिसमें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और शेयर्ड गवर्नेंस आती है वेयर मेंबर्स पार्शली या फुली सॉवरेनिटी को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन पार्लियामेंट हो गया या करेंसी होगी।
ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स का नियर कंप्लीट यूनिफिकेशन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, देखो ये क्वेश्चन सोशल मीडिया वर्सेस अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डिफरेंशिएट करता है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ब्लॉग्स। सोशल मीडिया इंटरेक्शन पे फोकस करता है। सो इसकी ऑप्शंस को अगर मैं आप बताऊं, फेसबुक ये सोशल मीडिया है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनेबलिंग यूजर इंटरेक्शन, कंटेंट शेयरिंग और नेटवर्किंग थ्रू पोस्ट, कमेंट्स और ग्रुप्स। ये सोशल कनेक्टिविटी का कोर एग्जांपल है। ब्लॉग्स की बात करें, ये सोशल मीडिया नहीं है। ब्लॉग्स टिपिकली पर्सनल या प्रोफेशनल कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं designed for one-way content delivery जैसे articles, opinions rather than interactive social networking. While blogs have comment section, उनका primary focus social media interaction नहीं, content creation और dissemination है, making them distinct from social media. Twitter again social media. Twitter जो अब X के नाम से जाना जाता है, एक social media platform है जहां यूजर शेयर करते हैं शॉर्ट पोस्ट, इंगेज करते हैं वाया लाइक्स, रीट्वीट्स और रिप्लाईज, जिससे रियल टाइम नेटवर्किंग फॉस्टर होती है। ये डायनामिक सोशल इंटरेक्शन का हब है। और लास्ट में यूट्यूब अगेन सोशल मीडिया। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑफर करता है वीडियो कंटेंट शेयरिंग, कमेंट, सब्सक्रिप्शंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट फीचर्स को। ये यूजर जनरेटेड कंटेंट और इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, अलाइन करता है सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। ये क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट प्रिपरेशन के स्टेप्स को अरेंज करता है जब वर्क इन प्रोग्रेस इन्वॉल्व है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 EDCBA। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलोकेशन का लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले ई डिटरमाइन एंड एनालाइज नंबर ऑफ फिजिकल यूनिट्स यानी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। पहला स्टेप है फिजिकल यूनिट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करना, इंक्लूडिंग इनपुट्स यानी ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस और रॉ मटेरियल, और आउटपुट जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ये स्टेप इंश्योर करता है कि ऑल यूनिट्स अकाउंटेड हैं, फॉर्मिंग द बेसिस फॉर कॉस्ट एलोकेशन। फिर आएगा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करो विच मेजर्स इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स और पार्शली कंप्लीटेड वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे एग्जांपल अगर दूं 50% कंप्लीट यूनिट्स एज हाफ इक्विवेलेंट। ये अकाउंट्स वर्क डन, यानी ये अकाउंट करता है वर्क डन ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, क्रिटिकल है एक्यूरेट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर आएगा प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करो बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। टोटल कॉस्ट यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की। ये यूनिट लेवल कॉस्ट एलोकेशन के लिए बेस देता है, जिससे प्रिसीजन आती है कॉस्टिंग में। फिर आएगा प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाओ, एलोकेट करो कॉस्ट को टू कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट। ये स्टेप फाइनल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है फॉर हर एक कैटेगरी के लिए। और लास्ट में आएगा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। फाइनली प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करो, रिकॉर्डिंग ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू इनपुट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफर्स देखो जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही हैं, और आउटपुट्स देखो कंप्लीटेड यूनिट्स या वर्क इन प्रोग्रेस, जो फाइनल कॉस्ट एलोकेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। ये अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग का समरी देता है, यानी बैलेंस करता है डेबिट्स और क्रेडिट्स को। अब आगे चलते हैं 136 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्टेप चेक कर लो। ये क्वेश्चन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट 1999 के प्राइवेट प्लेयर एंट्री कंडीशंस को चेक करता है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर री इंश्योरेंस इज 2300 करोड़। ये इंश्योरेंस रेगुलेशन का की एस्पेक्ट है। देखो सबसे ऑप्शन 1 सोल पर्पसेस इंश्योरेबल बिजनेस, ये बिल्कुल ठीक है। IRDA एक्ट मैंडेट करता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का सोल पर्पस लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस बिजनेस होना चाहिए, इंश्योरिंग फोकस्ड ऑपरेशंस। ये डाइवर्सिफिकेशन इनटू अनरिलेटेड बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी। सेकंड, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस इज 100 करोड़, ये भी बिल्कुल ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ है अंडर IRDA रेगुलेशंस, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। यहाँ पे एक चीज याद रखो, ऑप्शन में 2100 करोड़ मेंशन है, लाइकली ये कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। एज स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की है, सो कॉन्टेक्चुअली ये बिल्कुल चीज ठीक है। फिर मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर री इंश्योरेंस 2300 करोड़, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि IRDA एक्ट के अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, ना कि 2300 करोड़। ठीक है, री इंश्योरेंस हायर कैपिटल डिमांड करती है देन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, लेकिन 2300 करोड़ अनरियलिस्टिक और इनकरेक्ट है कहीं ना कहीं, सो इसको भी करेक्ट कर लेना। फिर 15% इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर, ये बिल्कुल ठीक है। IRDA मैंडेट करता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने फंड्स का सर्टेन परसेंटेज, जो कि टिपिकली 15% या उससे ज्यादा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें ताकि नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। ये रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए है। दो एग्जैक्ट परसेंटेज कई बार वेरी कर सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। देखो ये क्वेश्चन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कवर करते हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई। सेबी मार्केट ओवरसाइट का पावर हाउस है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे ए आती है रेगुलेशन। ठीक है जी, रेगुलेशंस की हम बात करें, सेबी रेगुलेशंस लीगली बाइंडिंग रूल्स हैं लाइक सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस जो मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे कंपनीज या ब्रोकर्स को कंडक्ट को गवर्न करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। फिर बी रूल्स, सेबी रूल्स स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं अंडर सेबी एक्ट 1992 डिफाइनिंग ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज और इश्यूअर्स। ये लीगल बैकबोन प्रोवाइड करते हैं फॉर मार्केट रेगुलेशन। फिर आती हैं गाइडलाइंस। सेबी गाइडलाइंस एडवाइजरी इंस्ट्रक्शंस हैं लाइक डिस्क्लोजर या कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस जो कंप्लायंस इंश्योर करती हैं विदाउट बीइंग एज रिजिड एट रेगुलेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं फॉर इवॉल्विंग मार्केट नीड्स। फिर आती है स्कीम। सेबी स्कीम स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स है लाइक बायबैक स्कीम्स, डीलिस्टिंग स्कीम्स या म्यूचुअल फंड स्कीम्स टेलर टू पर्टिकुलर मार्केट एक्टिविटीज। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्लायंस। और ऑर्डर्स की बात करें, सेबी ऑर्डर्स डायरेक्टिव्स या पेनल्टीज हैं इशू टू एंटिटीज फॉर कंप्लायंस वायलेशन या मार्केट मिसकंडक्ट लाइक फाइन्स या ट्रेडिंग बैन्स। ये इन्फोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी का टूल है। ठीक है, सो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई, यानी सारे के सारे ही बिल्कुल ठीक है इसके। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 138 पे। देखो ये क्वेश्चन मैनेजरियल कंट्रोल के एक्शंस को इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल के ऑर्डर में अरेंज करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 डी ए ई बी सी। ये लीडरशिप स्टाइल का कॉन्टिनम है। अब सबसे पहले आता है डी, मैनेजर लेट्स सबऑर्डिनेट्स फंक्शन विद इन डिफाइंड लिमिट्स। सबसे लीस्ट कंट्रोल वाला एक्शन वेयर मैनेजर लिमिट सेट करता है बट सबऑर्डिनेट्स को ऑटोनॉमी देता है टू ऑपरेट विद इन दोस बाउंड्रीज। ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है विद हाई एम्प्लॉय फ्रीडम। फिर ए आएगा, मैनेजर डिफाइंस लिमिट्स एंड आस्क फॉर ग्रुप डिस्कशन। थोड़ा ज्यादा कंट्रोल क्योंकि मैनेजर लिमिट्स डिफाइन करता है और ग्रुप डिसीजंस को इनवाइट करता है बट फाइनल डिसीजन ग्रुप इनपुट पे डिपेंड करता है। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है विद मॉडर्न मैनेजरियल ओवरसाइट। फिर ई आएगा, मैनेजर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, इनवाइट सजेशंस, मेक डिसीजंस। और ज्यादा कंट्रोल जहां मैनेजर प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है, सजेशंस मांगता है लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेता है। ये कंसल्टेटिव स्टाइल है, बैलेंसिंग इनपुट और अथॉरिटी। फिर बी, मैनेजर ऑफर्स टेंटेटिव डिसीजंस टू चेंज, हायर कंट्रोल क्योंकि मैनेजर टेंटेटिव डिसीजन प्रपोज करता है बट अलाउस लिमिटेड चेंजेस बेस्ड ऑन फीडबैक, रिटेनिंग मोस्ट अथॉरिटी। ये सेमी डायरेक्टिव अप्रोच है विद मैनेजर ड्राइविंग द आउटकम। एंड लास्ट आता है मैनेजर सेल्स डिसीजंस। हाईएस्ट कंट्रोल होगा, यहाँ पे मैनेजर डिसीजंस खुद बनाता है और सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस या सेल करता है टू एक्सेप्ट देम विद मिनिमल इनपुट। ये अथॉरिटेटिव स्टाइल है, मैक्सिमाइजिंग मैनेजरियल डोमिनेंस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। ये क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंट क्लासिफिकेशन को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल है। देखो सबसे पहले रियल अकाउंट की बात करें, ये गलत है। रियल अकाउंट टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करते हैं लाइक कैश, मशीनरी, पेटेंट्स विच कम इन या गो आउट। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है लेकिन इट्स टाइड टू अ थर्ड पार्टी लाइक इंश्योरेंस कंपनी, सो रियल नहीं, पर्सनल अकाउंट है। फिर आपका पर्सनल अकाउंट आता है जो बिल्कुल ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एडवांस पेमेंट टू एन एंटिटी लाइक इंश्योरेंस कंपनी फॉर फ्यूचर कवरेज जो उसको एज एसेट ट्रीट किया जाता है, रिसीवेबल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व करते हैं ट्रांजैक्शन विद इंडिविजुअल या एंटिटीज फॉलोइंग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रूल। नॉमिनल अकाउंट की बात करें, ये गलत है। नॉमिनल अकाउंट्स इनकम एक्सपेंसेस या लॉसेस को कवर करते हैं लाइक रेंट एक्सपेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, नॉट एन एक्सपेंस अंटिल कंज्यूम्ड, सो नॉमिनल नहीं है। फिर लास्ट आता है रियल एंड नॉमिनल दोनों, ये भी गलत है। प्रीपेड इंश्योरेंस कैन नॉट बी बोथ रियल और नॉमिनल क्योंकि इट्स सोली अ पर्सनल अकाउंट एज एन एसेट टाइड टू अ थर्ड पार्टी, नॉट अ टेंजिबल एसेट, रियल या एक्सपेंस नॉमिनल। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस पेपर का। देखो ये क्वेश्चन टैक्स कंप्लायंस के अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कवर करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 टैक्स इविजन। ये टैक्स लॉ वायलेशन के सीरियस इशू है। अब सबसे पहले बात करें टैक्स मैनेजमेंट की, ये गलत है। टैक्स मैनेजमेंट लीगल और एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ टैक्स ऑब्लिगेशन है लाइक टाइमली फाइलिंग, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स और कंप्लायंस विद टैक्स लॉज। ये एथिकल प्रैक्टिस है, नॉट अवॉइडेंस। टैक्स प्लानिंग की बात करें, ये भी गलत है। टैक्स प्लानिंग लीगल मीन से टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करना है
यूजिंग परमिसेबल डिडक्शंस, एग्जम्पशंस या इंसेंटिव्स अंडर टैक्स लॉ, जैसे सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट की एग्जम्पशन। ये स्ट्रेटेजिक और कंप्लाइंट है, नॉट इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस की बात करें, ये भी गलत है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल लूपहोल्स या टेक्निकलिटीज का यूज करके टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना है विदाउट ब्रेकिंग लॉस, दो ऑफन एथिकली क्वेश्चनेबल ये हो सकता है, ये इलीगल नहीं, अनलाइक इवेजन। और जो टैक्स इवेजन है, जो वो इसका सही आंसर है। टैक्स इवेजन इलीगल मेथड्स का यूज करता है टू अवॉइड टैक्सेस, लाइक अंडर रिपोर्टिंग इनकम, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स या हाइडिंग एसेट्स। ये क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पेनल्टीज को अट्रैक्ट करता है, फाइन्स को अट्रैक्ट करता है, या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो यहाँ पे हमारा 7 जनवरी 2025 का जो पेपर है वो एंटायरली कंप्लीट होता है। ऑल क्वेश्चंस मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अब इसके बाद हम दिसंबर वाला पेपर को करेंगे, उसको भी पूरा का पूरा हम रिवाइज करेंगे। इवन आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 की यूट्यूब पर रन कर रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। होप सो टारगेट यही है, जेआरएफ प्लस नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर हो। थैंक यू।